विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। इस बार हम कक्षा 9वीं के लिए लेकर के आए हैं रेमेडियल कक्षा के लिए जो सरकार के द्वारा अभी पुस्तक जारी की गई निदानात्मक कक्षा है तो मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेकर के आए हैं विद्यार्थियों। आप सभी हमारे साथ बने रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आप सभी पिछले पार्ट देख चुके होंगे। अब ये जो पार्ट है इसमें हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का अध्याय 5 लेकर के आए हैं, जो कि आपके निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल अभ्यास पुस्तिका विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है तो तैयार किया गया है। आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को लिख करके याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत बनने की पूरी संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। आपको निश्चित रूप से अच्छा लगता होगा। आप सभी से निवेदन है कि अपने साथी दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करें। तो अब बढ़ते हैं हम इसके अध्याय 5 इतिहास के आधुनिक विश्व में चरवाहे की ओर, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा। तो विद्यार्थियों ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में रहते हैं रायका समुदाय के लोग, अधिकतर ऊँट को चराने का काम करते हैं। चराई क्षेत्र कम होने का क्या कारण थे? तो ऑप्शन दे रखें कृषि का विस्तार, शिकार के लिए पार्क, चराई कर या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कारण इसके दवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखें तराई, भाबर, बुग्याल या फिर पठार। तो पहाड़ी मैदान को जो है वो बुग्याल कहा जाता है। सवाल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। इसमें दे रखा है उपनिवेश बनने से पहले अफ्रीका का मासाई समूह कितने श्रेणियों में बटा हुआ था? ऑप्शन दे रखें 4, 6, 2 या 3। तो विद्यार्थियों सवाल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2 श्रेणियों में बटा हुआ। उपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन दे रखें गृह कर, कृषि कर, चारागाह कर या उपहार में मिलने वाला धन। तो विद्यार्थियों बवाल ऑप्शन इसका कृषि कर सही हो जाएगा। अगला, गुज्जर बकरवाल कहाँ रहते हैं? तो ये जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर जो है वो जम्मू कश्मीर सवाल ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर पूछा जाता है गुज्जर बकरवाल कहाँ रहते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला, मारू एवं रायका क्या पालते थे? ऑप्शन दे रखे हैं घोड़े, ऊँट, बकरियाँ या भेड़ें। तो मारू एवं रायका जो है वो ये ऊँट पालने का काम करते हैं, राजस्थान के लोग हैं। अगला, उपनिवेशिक काल में मासाई लोगों से कितने प्रतिशत चराई क्षेत्र छीन गया? ऑप्शन दे रखे हैं 50%, 30%, 60% या 40%। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर जो है वो 60% सा वाला ऑप्शन उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा चरवाहा समूह किसे माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हिमालय प्रदेश के गद्दी, दक्षिण अफ्रीका के जुलू, राजस्थान के मारू रायका या अफ्रीका के मसाई। तो अफ्रीका के मसाई जो है वो इसको सबसे बड़ा चारागाह समूह माना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के मसाई समूह चरवाहा। अगला, महाराष्ट्र की मुख्य गडरिया जाति कौन सी? ऑप्शन दे रखे धनगर, शेरपा, बंजारा या भोटिया। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो धनगर हो जाएगा। महाराष्ट्र में धनगर गडरिया जाति है। अगला प्रश्न दे रखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुज्जर लोगों का खालिस्तान व्यवसाय था, तो गुज्जर लोगों का व्यवसाय जो है वो भेड़ और बकरियों का पालन था। औपनिवेशिक सरकार ने जनजातियों के लिए खालिस्तान अधिनियम पारित किया, तो उन्होंने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। खालिस्तान गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, भेड़ें जो है वो गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। घास के बिना पशु खालिस्तान का शिकार हो जाते हैं, तो घास के बिना जो पशु होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अगला, मारू रायका के समुदाय की बस्ती को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको ढंडी कहा जाता है। राजस्थान के पुष्कर में खालिस्तान का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो पुष्कर में जो है सबसे बड़ा ऊँट का मेला लगता है। याद रखना आपको, ये भी पूछा जाता है अधिकतर। मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मेरे लोग है। रिक्त स्थान में आपको मेरे लोग लिखना है। अगला, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाले जड़ को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको ठूंठ कहा जाता है, ठूंठ। अगला, सत्य सत्य लिखिए, जहाँ आपको गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरी के बड़े बड़े रेवट रखते हैं, तो ये विद्यार्थियों ये सत्य हो जाएगा, बड़े बड़े रेवट रखते हैं ये। अगला, दूसरा, चरवाहा कार्य में अफ्रीका के 2.25 करोड़ लोग कार्य करते हैं, ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। तीसरा, खाना बदोल जाति के चरवाहे भारत में केवल कश्मीर में पाए जाते हैं, तो ये जो है विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा, दूसरे राज्यों में भी पाए जाते हैं। अगला, घुमंतु जाति का मुख्य व्यवसाय सब्जी उगाना व बेचना है, तो ये भी जो है वो विद्यार्थियों गलत हो जाएगा। अगला, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को रेवट कहते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अपराधी जनजाति अधिनियम 1971 को पारित किया गया,
ये सत्य है विद्यार्थियों। अगला, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा, इसको खरीफ की फसल कहा जाता है। जून जुलाई में इसको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है, ये खरीफ की फसल होता है। यहाँ रबी लिखा है इसलिए ये असत्य है। भारत पाकिस्तान का विभाजन 1950 में हुआ, तो ये विद्यार्थियों ये भी जो है वो असत्य हो जाएगा। 1947 में ही विभाजन हो गया। मासाई लोग अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं, तो विद्यार्थियों ये लास्ट वाला जो है वो सत्य है। इस प्रकार से आपको खाली जगह पर सत्य सत्य लिखना है। अगला, अब बढ़ते हैं इसकी सही जोड़ी की ओर। इसमें दे रखा ठूठ, मासाई, तंजानिया, राजस्थान, भाबर और बुग्याल। तो ठूठ जो है विद्यार्थियों ये पेड़ पौधों की जड़ को ठूठ कहा जाता है। अगला, मासाई, तो मासाई का शाब्दिक अर्थ जो है वो मेरे लोग होता है। तंजानिया, तंजानिया और ये जो है वो सेरेंगेटी पार्क है। राजस्थान, राजस्थान में रायका चरवाहा समुदाय। और भाबर जो है वो भाबर सूखा जंगल। और बुग्याल जो है वो घास के पहाड़ी मैदानों को कहा जाता है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी खाली जगह पर सही सही आपको लिखना है। अगला, एक और सही जोड़ी दी हुई है इसमें, जिसमें हिमाचल प्रदेश, अफ्रीका, भेड़ बकरियों के समूह, जम्मू कश्मीर, खरीफ और धनगर। तो हिमाचल प्रदेश को जो है विद्यार्थियों इसमें गद्दी समुदाय से मिलाना है। अफ्रीका में जो मासाई समुदाय, भेड़ बकरियों का समूह, इसको रेवड़ कहा जाता है, याद रखना है आपको। साथ ही जम्मू कश्मीर जो है गुज्जर बकरवाल समुदाय। और खरीफ जो है वो वर्षा ऋतु, खरीफ की फसल। और धनगर जो है वो महाराष्ट्र का समुदाय, चरवाहा। इस प्रकार से आपको याद रखना, ये सही जोड़ी है। अगला, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें दे रखा है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया। तो ये जो है सन 1871 में पारित किया था। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, इसको बुग्याल कहा जाता है, आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफिला किसे कहते हैं, तो चरवाहों के मौसमी भ्रमण का समूह जो होता है उसको काफिला कहा जाता है। तांगानिका का नाम 1964 में बदलकर क्या रखा गया, तो उसको तंजानिया कहा गया, 1964 में बदला गया नाम। अफ्रीका के मासाई लैंड के पीछे कौन सा पहाड़ी स्थित है, तो किलिमंजारो पहाड़ी स्थित है। किलिमंजारो जल परियोजना किस इलाके से होकर जाती है, तो अम्बोसेली नेशनल पार्क से होकर के जाती है। अगला, औपनिवेशिक शासन के अंत तक कीनिया में कौन कौन से नेशनल पार्क शिकार गृह के रूप में अस्तित्व में आए, तो मासाई मारा और वह सांबुरु। राजस्थान के रेगिस्तान में ऊँट पालने वाले को क्या कहते हैं, तो मारू और रायका जो है वो ऊँट पालने वाला समुदाय। अगला, रायका समुदाय का सिंध में प्रवेश कब से बंद कर दिया, तो 1947 से बंद कर दिया गया, भारत पाकिस्तान अलग अलग होने के कारण। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने किस स्थान के 2 टुकड़े कर दिए, तो मासाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव और सही विकल्प और रिक्त स्थान और सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर आपके पूरे होते हैं। आप बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर विद्यार्थियों, जिसमें दे रखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। भाबर किसे कहते हैं, तो दे रखा है गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाया जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका जो है वो भाबर क्षेत्र कहलाता है। गद्दी किसे कहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, तो गद्दी समुदाय के सामाजिक जीवन अगर देखें तो ये चरवाहे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। यह जाड़े के समय में शिवालिका के निचले इलाके में रहते थे और फिर अप्रैल में लाहौल और स्पीति की तरफ चले जाते थे। बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। बंजारा समुदाय के सामाजिक जीवन, यह लोग जो है उत्तर प्रदेश, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में करना है। बंजारा समुदाय जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। चारागाह की खोज में लंबी यात्रा करते थे। यह लोग किसानों को मवेशी बेचते और बदले में अनाज व चारा खरीदते थे। प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें लिखी है, तो प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें पहला दे रखा गैर कृषि भूमि चरवाहों से छीन करके खास लोगों को दे दी गई। कुछ चरवाहों को नए क्षेत्र में भेजकर गाँव का मुखिया बनाया गया। जिन चरवाहों को भूमि दी गई उन खास लोगों को वहाँ रहने, कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अनेक प्रकार की छूट भी दी गई। आगे बढ़ते हैं, रबी और खरीफ की फसल में अंतर लिखिए। तो जो अंतर यहाँ पर लिखे हैं, रबी के बारे में लिखा है, यह फसल ठंड में बोई जाती है। यह फसल पकाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए गेहूँ, चना। और खरीफ, यह फसल जो है बरसात में बोई जाती है, जून जुलाई के समय, और फसलों को पकने के लिए पानी वर्षा से मिलता है, उदाहरण के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि।
लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखें तो रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी। तो राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता था, जहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं था। खेती की उपज हर साल कम हो ज़्यादा होती रहती थी। इसी कारण रायका खेती के साथ साथ चरवाहे का काम भी करते थे। बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर रायका अपने गांव में ही रहते थे, लेकिन अक्टूबर में जब चारागाह सूखने लगते थे तो यह नए चारागाह की तलाश में चल पड़ते थे और अगली बरसात में ही घर आते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ जो है भेड़ बकरियाँ पालते थे। वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर जो प्रभाव पड़ा वो उसमें घने वन जो अधिक आय के स्रोत थे उनमें पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई। कम घने वन में भी पशुओं को चराने के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया। वनों में चरवाहा के आने व जाने का समय निश्चित कर दिया। वन अधिनियम का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी जुर्माना वसूला जाने लगा। इस प्रकार से ये उसके नियम। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतु पशुपालकों की शिकायतें क्या थी। वो उनकी शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण में गोश्त नहीं ला सकते, दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते, ओवाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है, हम लंबे समय तक ओवाम्बोलैंड में रहे हैं, हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं पर सीमाएँ बंद हैं, यह सीमाएँ हमें मारे दे रही है, जीना मुश्किल है। अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 बनाने के क्या कारण थे। तो इसके निम्नलिखित कारण थे। वन अंग्रेज अधिकारी अपराधी जनजाति को जो है वो सख्त की नज़र से देखती थी। घुमंतु लोगों के द्वारा बार बार स्थान बदले जाने के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल था। इस समुदाय पर कर लगाना व उसकी वसूली करना कठिन समस्या थी, इसलिए घुमंतु लोगों को अपराधी जनजाति समुदाय की सूची में डाला गया था। अगला, आपके अनुसार चरवाहे जंगल के आसपास ही क्यों रहते थे। तो जंगल में पशुओं को चराते थे, थोड़ी भूमि पर कृषि भी करते थे, जंगल से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार भी करते थे, शहरों में जंगलों के उत्पाद लकड़ी को बेचने का काम भी करते थे, इसलिए चरवाहे जंगल के आसपास रहते थे। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई। तो ऐसी ज़मीन जिससे ना कोई लगान मिलता था, ना ही उत्पादन होता था, को अंग्रेज़ों ने बेकार माना तथा उसे कुछ खास लोगों को दे दी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चारागाहों की थी जिसका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। अगला, महाराष्ट्र में रहने वाला धनगर चरवाहा समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था, समझाइए। तो धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय था। 20वीं सदी के प्रारंभ में इनकी आबादी लगभग 4,67,000 थी, उनमें ज़्यादा जो है वो गडरिया चरवाहा थे। कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, जबकि कुछ भेड़ पालते थे। गडरिया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे, जो एक अर्ध शुष्क इलाका था। बारिश भी कम व मिट्टी भी उपजाऊ नहीं थी। चारों ओर कटीली झाड़ी, सूखे बाजरे के अलावा कोई फसल नहीं होती थी। मानसून में यह पट्टी धनगर के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अगला, औपनिवेशिक काल में मसाई चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आए, विस्तार से समझाइए। तो इसमें निम्नलिखित बदलाव आए। चारागाह का कम होना। औपनिवेशिक शासन से पहले मसालों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखी इलाकों में कैद कर दिया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी, न ही हरे भरे चारागाह थे। कृषि क्षेत्र का विस्तार। कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए चारागाह को कृषि खेतों में बदला गया, जिसके कारण चारागाह क्षेत्र जो है बहुत तेज़ी से कम होने लगे। शिकार के लिए तराई क्षेत्र का आरक्षण। तो इसमें मसाइयों के विशाल चराई क्षेत्र पर औपनिवेशिक काल में पशुओं के शिकार के लिए पार्क बना दिए गए। मासाई लोग इन पार्कों में न तो पशु चरा सकते थे और न ही शिकार कर सकते थे। औपनिवेशिक शासन से पूर्व मासाई चरवाहों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब वन में आ जाने पर सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया था। औपनिवेशिक शासन से पहले कम वर्षा अथवा काल की स्थिति में चरवाहा समुदाय स्थान परिवर्तन के द्वारा इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर लेते थे, लेकिन अब सीमाओं का निर्धारण हो जाने के कारण उन्हें समस्या आने लगी। औपनिवेशिक शासन ने मसाई समुदाय की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। मसलों को एक मुखिया तय कर दिए, जिस कबीले की समस्त जिम्मेदारी सौंप दी, मसाइयों का जीवन नियंत्रित कर दिया था। सेरेंगेटी नेशनल पार्क के बारे में लिखिए। तो अफ्रीकी देश तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क की स्थापना की गई। इसका लगभग 14,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले भाजाई चारागाह के रूप में उपयोग होता था। इस प्रकार से विद्यार्थी ये पाठ हमारा पूरा होता है इतिहास का। अब हम इस अगले जो है वो बढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति वाले पहले पार्ट की ओर, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, वो लोकतंत्र क्यों। आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें।
सभी को फ़ायदा हो रहा हो तो ज़रूर लाइक भी करें। और आपसे निवेदन है कि इन सरल प्रश्नों को आप सभी को आप याद करके रखेंगे, निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपको मदद करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें पहला दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। चीन की संसद किस पार्टी की सरकार बनाती है? चीन की संसद से किस पार्टी की सरकार बनती है? तो ऑप्शन दे रखे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, एवीपी पार्टी या पीपुल्स पार्टी। तो चीन में एकमात्र पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है हमेशा, कोई सा भी जीत करके आए कोई भी व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है? ऑप्शन दे रखे, मौखिक जनमत संग्रह, पहल, स्मरण या संसदीय चुनाव। तो संसदीय चुनाव जो है वो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। निम्न में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, बहुदलीय चुनाव व्यवस्था, स्वतंत्र मीडिया का, विपक्षी दल, उपयुक्त सभी। तो बहुदलीय चुनाव व्यवस्था चीन में नहीं है, एक दलीय व्यवस्था है वहाँ पर। अगला वाला ऑप्शन उसमें सही होगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, ऑप्शन दे रखा है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष। तो इसका जो है वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 वर्ष। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट कब किया? ऑप्शन दे रखे 1996, 1999, 2001 और 1992। तो इसका वाला उत्तर सही हो जाएगा 1999 में। अगला, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, उपयुक्त कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण, अधिकतर परीक्षा में आता है। तो ये जो है वो अब्राहम लिंकन का कथन है विद्यार्थियों। वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अधिकतर ये प्रश्न आता है, ये परिभाषा पूछी जाती है अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? ऑप्शन दे रखा, राजतंत्र, लोकतंत्र, कबीलाई तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अब जो है अधिकतर देशों में लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था कायम हो गई है। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दे रखे, अमेरिकी, जापानी, भारतीय या यूनानी। तो ये यूनानी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें म्यांमार में खालिस्तान शासकों का शासन है, तो इसमें सैनिक शासकों का शासन है। अगला, चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा की जाती है। हमेशा कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रहता है। मेक्सिको देश वर्ष खालिस्तान में आज़ाद हुआ था, 1930 में आज़ाद हुआ। सऊदी अरब के शाह खालिस्तान द्वारा नहीं चुने जाते, जनता द्वारा नहीं चुने जाते। सऊदी अरब में उनका शासन है, शाह राजा का। लोकतंत्र खालिस्तान के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये राजनीतिक समानता के बुनियाद पर सिद्धांत पर आधारित है, राजनीतिक समानता लिखना है। अगला दे रखा, सत्य असत्य लिखिए। पहले में दे रखा है, गणतंत्र का अर्थ फैसला लेने का अधिकार जनता के पास हो, तो बिल्कुल सत्य है। गणतंत्र मतलब जनता के पास अधिकार हो। चीन में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था, तो ये भी बिल्कुल सत्य है विद्यार्थियों। अगला, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सत्य है ये भी। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, ये भी विद्यार्थियों ये सत्य है। जनप्रतिनिधियों का चुनाव जो है जनता करती है लोकतंत्र के अंतर्गत। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो ये भी जो है वो विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। इस प्रकार देखें तो इसमें सभी जो है वो सत्य हो जाएगा। अगला, कुछ संशोधनों का विद्यार्थियों तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा, आप बाद में देख सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें दे रखा है, जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय जनसंसद, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, सऊदी अरब या पीआरआई। तो जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता को जो विद्यार्थियों 1980 में हुई। राष्ट्रीय जनसंसद जो है वो चीन, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर ये जो है पाकिस्तान में, सऊदी अरब में जो है वो राजतंत्र, पीआरआई जो है वो मेक्सिको। आगे देखें, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए जिसमें दे रखा है, लोकतांत्रिक सरकार में जनप्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो जनता करती है। ऑप्शन यहाँ उत्तर में लिखेंगे जनता करती है। जिम्बाब्वे में सन 1980 में आज़ादी के बाद राष्ट्रपति कौन बना था? तो रॉबर्ट मुगाबे बने। अगला, चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? तो 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। मेक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है? 6 वर्ष में होता है। चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो ये भारत और अमेरिका ऐसे देश हैं। अगला बढ़ते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर, जिसमें दे रखा है,
लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? तो लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींचे लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अगला, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था, प्रेस को पूर्ण आज़ादी। अगला, किसी देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? तो विवादों को आसानी से निपटारा होता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, जनहित पर आधारित है। सरकार के दो मुख्य स्वरूप कौन से हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार, जिसको राजतंत्र कहा जाता है, सैन्य तंत्र भी कहा जाता है। ये दो मुख्य स्वरूप है। लघुत्तरीय प्रश्न में देखें तो लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। इसमें शासक जो है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं, निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं। प्रत्येक वयस्क चाहे कोई भी धर्म, जाति, शिक्षा या रंग का हो, एक वोट एक मूल्य का अधिकारी होता है। चुने गए शासक संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं। कानून का शासन संचालित होता है। अगला देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में, ये यहाँ पर निरपक्ष लिखा है, आपको इसको निष्पक्ष लिखना है विद्यार्थियों। निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बिना किसी दबाव और पक्षपात के नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, जबकि राजतंत्र और सैन्य तंत्र में ऐसा संभव नहीं होता है। लोकतंत्र के खिलाफ कोई 3 तर्क लिखिए। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। लोकतंत्र के विरोध में लिखने को कहा गया है। इसमें ध्यान रखना, आपको अगर पक्ष में लिखने को बोलो तो उसकी खासियत बताना है, और खिलाफ लिखने को बोले तो आपको उसकी बुराइयाँ बताना है लोकतंत्र की। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते फैसले जो है वो खराब होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। अब लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए उसकी एक परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इस व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही जनता के हित में जनता के लिए शासन किया जाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये इसकी परिभाषा है। अगला, लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से ये पार्ट आपका ये भी पूरा होता है लोकतांत्रिक राजनीति का। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आगे ये आपको अपने ओर से करने हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको बता दिए गए हैं। अगला अध्याय जो हम अगले पार्ट में देखेंगे, संविधान निर्माण, और इसके अगला वाला पार्ट जो अध्याय जो है वो 3 वो भी हम देखेंगे। अभी हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला पार्ट जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आप उसके भी उत्तर लिखें और अपने साथी दोस्तों को भी बताएं। आप सभी से निवेदन है, आप हमारे साथ बने, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।